हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग यूपी टेट कि सीडीपी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और ये क्लास 3 है और बहुत समय पहले ही फर्स्ट और सेकंड क्लास को अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वो सारी वीडियोज कैसी लगी। तो आज के जो सीडीपी क्लास में जो प्रश्न होने वाले हैं वो टॉप 30 प्रश्न होने वाले हैं, जैसा कि एग्ज़ाम के टाइम में पूछता है 30 प्रश्न, और ये प्रीवियस और प्रैक्टिस सेट से संबंधित है। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत ही बेसिक है। तो इसमें ऐसे प्रश्न हैं कि आप 30 से 30 स्कोर कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास में आपका इन 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा है। तो इससे आप जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कितना अच्छा और कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपी टेट में जो चीज़ें आती हैं वो फैक्चुअल होती है, यानी फैक्ट आधारित होती है। जो फैक्ट होते हैं उनको थोड़ा सा हमें केयरफुल होकर पढ़ना पड़ता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं किन किन प्रकार के प्रश्न हैं और कैसे कैसे प्रश्न हैं, जो कि प्रश्न हालांकि बहुत ही बेसिक हैं, तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। बाल विकास इनका अध्ययन है। ऑप्शन है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाल विकास किस चीज़ का अध्ययन है। गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, और उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले की अगर सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो देखिए, बाल विकास मतलब जब से आपने जन्म नहीं लिया, यानी कि गर्भावस्था पहले जन्म से होता था, ठीक है, लेकिन कुछ और संशोधन के बाद इसको गर्भावस्था से, क्योंकि जो विकास है वो गर्भावस्था से ही शुरू होता है। तो गर्भावस्था से जितने भी आप में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने भी आप में बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, पूरे जीवन पर्यंत तक चलने वाली जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, ठीक है। तो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे बाल विकास कहते हैं, और इसके अध्ययन को ही, यानी कि जीवन पर्यंत जो चीज़ें चलती जाएंगी और अध्ययन होता जाएगा, तो बाल विकास में हम जीवन पर्यंत तक अध्ययन करते हैं। यानी कि पहले का जो सही आंसर हो गया वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। अध्ययन पद्धतियों में, क्षेत्र में, कार्य में कोई नहीं। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर, दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है वो दूसरा हो जाएगा, क्षेत्र में। कैसे? आपने अभी भी देखा कि बाल विकास में डेवलपमेंट, विकास किस तरह से हो रहा है उसके बारे में बात की जाती है, और बाल मनोविज्ञान जो है वो व्यवहारिक है, बिहेवियरिज्म पे है, व्यवहार किस प्रकार से। इसमें तो जो विकास है उन पर मुख्य रूप से सिर्फ बातें की जाती हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आप गर्भावस्था में थे तो क्या क्या परिवर्तन हुए, आपकी लंबाई कितनी है, और जन्म के उपरांत लंबाई या कितनी है, और दांत कब उगते हैं, किस किस उम्र में, किस समय में आप बैठना शुरू करते हैं, पहला शब्द कब बोलते हैं, और पहली बार पहचान किस रंग की होती है, पहली बार व्यक्ति में किसको पहचानते हैं। ये सारी चीज़ें बाल विकास में होती हैं। बाल मनोविज्ञान में ये हो जाता है कि व्यवहार जो है बच्चे का किस उम्र में किस तरह का होता है, और उस पर जो है वातावरण है और जो आसपास के लोग हैं और प्रकृति है उस बच्चे पे किस प्रकार का प्रभाव डालती है, ये बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में आप बाल विकास को पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो क्षेत्र में जो है इनके अलग अलग हैं, यही जो है अंतर हो जाएगा। दूसरे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे की बात कर ली जाए कि बाल विकास इनका अध्ययन है। देखिए, पहला और तीसरा क्वेश्चन एक है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से ये चीज़ें बदल जाती हैं। पहले क्वेश्चन का हूबहू क्वेश्चन तीसरा भी है, लेकिन ऑप्शन जो है वो अलग अलग है। तो इस प्रकार से आ जाते हैं क्वेश्चन कि चीज़ें जो है कभी कभी एक ही पूछी जाती हैं, लेकिन वो अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का,
विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का और उपयुक्त तीनों का। तो देखिए बाल विकास, तीसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बाल विकास जो है वो विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन करता है, उनके व्यवहार का भी अध्ययन करता है और उनके विकास में जो प्रभाव डालते हैं उन तत्वों पर भी बात की जाती है। तो उपयुक्त तीनों जो है बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है किसके लिए, क्यों बाल विकास का अध्ययन जरूरी है। बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तो देखिए चौथे का जो सही आंसर है वो आप समझ गए होंगे कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि जो बच्चे में पालन पोषण हो वो भी अच्छा हो, उनका व्यवहार भी अच्छा हो, वो एक अच्छे नागरिक हो समाज के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सारी चीज़ें ये तीनों जो ऑप्शन है इस दूसरे ऑप्शन में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं कि सर्वांगीण विकास, सभी चीज़ों का विकास जो हो, इसी वजह से बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि चौथे का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या अंतर है। क्षेत्र में, उद्देश्य में, दृष्टिकोण में, इन तीनों में। तो देखिए पांचवे के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वो क्षेत्र में भी अंतर है, उद्देश्य में भी अंतर है, दृष्टिकोण में भी क्या है अंतर है, यानी कि इन तीनों में अंतरता आ जाती है, अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो इसमें क्षेत्र है ये कि सारे पहलुओं को लेकर चलना है। विकास मनोविज्ञान में सिर्फ विकास को लेकर बच्चों पर फोकस करना है, तो यहाँ पे उद्देश्य सिर्फ विकास होता है, यहाँ पे उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है, यहाँ पे दृष्टिकोण सारी चीज़ों को लेके चला जाता है। ठीक है, तो इसमें तीनों में जो है डिफरेंस हो जाते हैं। बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान दोनों में जो है इन तीनों ऑप्शंस में अंतर आ जाते हैं, यानी कि क्षेत्र में दोनों में भी अंतर है, उद्देश्य में भी दोनों में अंतर है और दृष्टिकोण में भी दोनों में अंतर है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। आगे देखते हैं कि वृद्धि का अर्थ है, क्या है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, वृद्धि उसे कहते हैं जो कि हमारे शारीरिक रूप से दिखाई दे, विकास उसे कहते हैं जो शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। छठे के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना जो है वृद्धि कहलाता है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य अंग है ना, आंतरिक अंग यानी कि अब आंतरिक अंग में आपकी मांसपेशियां, हृदय और बहुत सारी आंतरिक अंग आ जाते हैं, तो उनमें भी तो बढ़ोतरी होती है, वो भी तो शरीर की बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। तो आंतरिक और बाह्य दोनों की बात हो जाती है। यहाँ ये याद रखना है कि वृद्धि में आंतरिक और बाह्य की बात की, यहाँ पे मानसिक की बात नहीं हुई है। मानसिक डेवलपमेंट जो होता है वो विकास होता है, डेवलपमेंट में होता है। तो छठे का जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास में होने वाले परिवर्तन यानी डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। रचनात्मक और विनाशात्मक, रचनात्मक, विनाशात्मक और शारीरिक। तो देखिए विकास जो है अभी हम लोगों ने इस पर बात की, ये रचनात्मक तो होते हैं लेकिन विनाशात्मक भी होते हैं, यानी कि इसमें जो विकास होता है इसमें परिवर्तन हो सकते हैं, अच्छे परिवर्तन भी हो सकते हैं और बुरे परिवर्तन भी हो सकते हैं। संगति का असर होता है, समाज का असर, पास पड़ोस का असर होता है, ये सारी चीज़ें, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन सही है। अगर अदर यहाँ पे कोई और ऑप्शन होती है तो वो ऑप्शन सही होने की संभावना थी। विकास के क्षेत्र हैं यानी कि डेवलपमेंट के जो एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यह तीनों। तो देखिए जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो सभी में हो सकता है। ठीक है, वो शारीरिक में भी हो सकता है, मानसिक और सामाजिक विकास भी हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल होता है, हो सकता है नहीं, होता है। तो ये जो है यह तीनों यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जो यूपी टेट में अधिकतर पूछा जाता है हरलॉक के बारे में। हरलॉक जो एक ऐसी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने
अच्छा, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम लोग यही नहीं बात करते, क्वेश्चन जितने भी अटेंड करेंगे इनके बारे में हमें चीज़ें अच्छी मिलती जाएंगी। तो हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है। पहले ऑप्शन है कि जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 वर्ष तक। नौवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जन्म से 2 सप्ताह तक। और ये पहली ऐसी मनोवैज्ञानिक है हरलॉक जिन्होंने शैशवावस्था को मात्र 2 हफ्तों का माना है, जन्म से लेकर 2 हफ्तों तक। ठीक है ना। तो बी वाला यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा नौवें का। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं, तो जो डेवलपमेंट है उसके मेन जो प्रकार हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुराने रूपरेखा में परिवर्तन, नए गानों की प्राप्ति और उपयुक्त तीन। देखिए यहाँ गानों नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तीसरा ऑप्शन की बात कर ली जाए तो आकार व अनुपात में परिवर्तन, ये तो सही हो गया। ठीक है। पुराने रूपरेखा में परिवर्तन होता है, नए प्रक्रिया, ठीक है, की प्राप्ति या नई चीज़ों की प्राप्ति। यहाँ पे ऐसे कुछ जो होगा, थोड़ी सी मिसप्रिंट है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है। तो आकार और अनुपात में परिवर्तन, अगर आज आपने 2 का टेबल याद किया, कल आप इससे 3 का टेबल याद करेंगे तो आकार और अनुपात में परिवर्तन हुआ। पुराना रूपरेखा आपका 2 का टेबल ही याद था, आज 3 का भी टेबल आपको याद हुआ। ठीक है। तो ये पुराने रूपरेखा में परिवर्तन हुआ। इसको जिस तरह से इस प्रकार समझ सकते हैं कि बच्चा पहले क्या कहता है कि बच्चा पहले जो है ये, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान को, तो आप पाएंगे कि अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक हैं वो एक ही बात को कहते हैं और बस अपनी भाषा में कहते हैं। जैसे कि बच्चे ने क्या देखा पहले कि कौवा काला है, तो उसको पता चला कि सारे कौवे काले होते हैं, ये ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे पक्षियाँ जो काली हों वो कौवा हो। तो इसी तरह से बच्चे ने तो ये एक स्कीमा बना लिया कि हाँ जो है कौवा काला है, उसके बाद अगर वो कोयल काली है और उनमें अंतर कर लेता है तो ये क्या है, एक नई रूपरेखा में परिवर्तन हुआ ना, उसको ये पता चला कि हाँ कौवा काला है और कोयल भी काली है, इनमें अंतर हो सकता है इनकी आवाज़ को लेकर। तो ये एक पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हो जाता है बच्चे का कि अपने, अब इसको बहुत अच्छे से हम लोग आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये सीरीज अब चलेगी और डेली क्लासेज आएंगे, तो आप बने रहिएगा। और अच्छे से हम सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि नई चीज़ों की जो प्राप्ति होती है, नए जो हम सीखते हैं, जैसे बच्चा जो है पहली बार पेन देखता है तो वो अपनी ध्यान में रखता है कि ये पेन है और इसे लिखने का काम होता है। तो ये चीज़ें उपयुक्त तीनों विकास की प्रक्रिया में प्रमुख हैं तीनों, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शैशवावस्था क्या है? समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या की अवस्था, अनुकरण की अवस्था। तो देखिए शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था आप जान रहे हैं कि बहुत ही जब बच्चा छोटा है, कुछ मनोवैज्ञानिक इसको गर्भावस्था से लेके 2 वर्ष तक मानते हैं, ठीक है, या जन्म से 2 वर्ष तक मानते हैं। तो शैशवावस्था जो है क्या है, इस पर अगर हम बात करें तो समायोजन की अवस्था, समायोजन की अवस्था में अगर आप देखेंगे तो वो अवस्था जिसमें बच्चा अपने हाथ पैर को कंट्रोल करना सीखता है, अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखता है, उंगलियां हिलाना शुरू करता है, कुछ चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, मांसपेशियों का संयोजन होता है इसमें। आत्मनिर्भरता की अवस्था वो अवस्था होगी जहाँ बच्चा समाज में घुल मिल चुका है और उसको क्या सही है क्या गलत है वो पता है। समस्या की अवस्था वहाँ होती है, वैसे समस्या की अवस्था अधिकतर किशोरावस्था को कहा जाता है। अनुकरण की अवस्था शैशवावस्था, अनुकरण की अवस्था तब होगा जब बच्चा देख के आपकी तरह देखे और उसको नकल करे, तो अनुकरण की अवस्था तो होगा नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि समायोजन की अवस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। शैशवावस्था जो है समायोजन की अवस्था है, इसमें बच्चा बैलेंस करना सीखता है अपनी बॉडी को, और केंद्रीकरण यानी कि मांसपेशियों का केंद्रीकरण, समायोजन, संयोजन होता है इसमें। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था की आयु है, तो जन्म से 2 सप्ताह तो सिर्फ शैशवावस्था थी। बचपनावस्था की बात कर ली जाए
तो 2 से 5 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, या 2 से 3 वर्ष तक, या 2 सप्ताह से 1 वर्ष तक। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इन्होंने 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक किसको माना है? बचपनावस्था को माना है। ठीक है, हरलॉक के अनुसार जब पूछे तभी ये चीज़ याद रखनी है। पूर्व बाल्यावस्था है पराधीनता की अवस्था, पूर्वशालीय अवस्था, संवेदनशीलता की अवस्था, खतरनाक अवस्था। तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था के पहले का समय, ठीक है, जो हो जाएगा वो पूर्वशाली अवस्था है, यानी कि बच्चा सीख रहा है और उसमें जो कमियां हैं उसमें सुधार कर रहा है। ये सारी चीज़ छोटी छोटी बातों को लेकर, ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा पहले ही अमूर्त सोचने लगा, मूर्त सोचने लगा, ऐसी बातें नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा पूर्वशाली अवस्था कहा जाता है बच्चे को, इस अवस्था को पूर्वशाली अवस्था कहा जाता है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है 12 से 20 वर्ष तक, 13 से 21, 16 से 18 वर्ष तक, या 12 से 18 वर्ष तक। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो अवस्था है किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष तक, ठीक है। 14 का जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 13 से 21 वर्ष तक। और ये किसके अनुसार है ये बताइए, ठीक है, ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिए। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? 10, 15, 20 या 24। तो 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो 15 है, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष तक बच्चों में लगभग 15 दांत निकल आते हैं। पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, बहुत ज़्यादा। तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था की बात कर ली जाए तो 2 से 5 वर्ष, कितने? 2 से 5 वर्ष जो है बचपनावस्था, इसके पहले आप लोगों ने देखी थी, ये बाल्यावस्था है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था है। इसके पहले आपने जो प्रश्न देखा था वो पूर्व बचपनावस्था है, इसीलिए ध्यान से इसको देखिएगा। प्रश्न से एक जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, यानी कि रक्त का दबाव कितना है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? कम, ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और आप सभी लोग इसका सही आंसर देंगे, यानी कि कम होता है। शैशवावस्था में जो रक्तचाप होता है वो कम होता है बच्चों में। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? व्यायाम, यानी कि बच्चा क्या करे? व्यायाम करे, स्वच्छता पर ध्यान दे, पोषण और निद्रा। तो देखिए जब बच्चे का जो पोषण सही होगा, खान पान सही होगा, उसका शरीर सही होगा तो व्यायाम भी बच्चा कर सकता है, वो स्वच्छता में ध्यान देगा और उसको नींद भी अच्छी आएगी। तो पोषण जो है महत्वपूर्ण कारक हो जाता है इन चारों ऑप्शन में से शारीरिक विकास के लिए। लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोन ग्रंथि का, प्रजनन ग्रंथि का, ठीक है। 19 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है बिल्कुल सही हो जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण, उपयुक्त सभी। क्रियात्मक विकास की बात हो रही है, काम करने से जिसमें विकास हो, ठीक है। तो इसका अर्थ है 20 के बात कर ली जाए तो इसमें क्रियात्मक विकास, मांसपेशियों का नियंत्रण भी इसमें होगा, इसमें मांसपेशियों का उचित संयोजन भी होगा और इनका एकीकरण, यानी कि पेंसिल पकड़ने के लिए बच्चा 5 उंगलियों को एक तरफ कर रहा है तो एकीकरण हुआ इस तरह से। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस पर हम लोगों ने चर्चाएं कर ली हैं तो नहीं लगता मुझे कि इस पर और चर्चा की जरूरत है। वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशियों का संयोजन आसानी से कर लेती हैं। वह बालकों से अधिक निपुण होती हैं, ये बात सही नहीं है। सीखने की क्षमता अधिक होती है, ऐसे नहीं है कि लड़कियों में सीखने की क्षमता अधिक होती है और बच्चों में या बालकों में ऐसा है, तो ये भी बहुत सही ऑप्शन नहीं है। वह अनुकरण से सीख लेती है, अनुकरण तो बच्चा भी कर सकता है। तो देखिए उनकी कलाई जो है लचीली होने के कारण मांसपेशियों का संयोजन वो आसानी से कर लेती हैं, कम उम्र में ही, कम समय में ही, इसलिए वो बालकों की अपेक्षा जल्दी जो है वस्त्र पहनने का कौशल उनमें हो जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन पहला ऑप्शन है, तो ये यहाँ सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। बालकों में लिखने की प्रक्रिया का विकास होता है कब? 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, या 4 से 5 वर्ष की अवस्था में।
तो 22 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है वो लिखना छोटा बहुत थोड़ा बहुत लिखना, बच्चा जीरो बनाना, लाइन खींचना, ये चीज़ें बच्चों में आ जाती हैं। और कुछ बच्चे जो अच्छे हैं वो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? 6, 7, 8, 9। 23 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 8 माह का बच्चा है, 8 महीने का जो बच्चा होगा वो बिना सहारे के कुछ समय तक बैठ सकता है या अच्छे से बैठ सकता है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, एक स्थूल क्रियात्मक कौशल होता है, एक सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म होता है। तो देखिए, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल वो होता है जिसमें आपको कम एनर्जी आपकी लगे, ठीक है, आप ऊर्जा जो है आपकी वो कम खपत हो, तो वो सूक्ष्म क्रियात्मक होगा। स्थूल क्रियात्मक जहाँ पे आपकी सारी बॉडी, पूरी बॉडी आप यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो वो स्थूल क्रियात्मक कौशल होगा। सूक्ष्म यानी कि जिसमें कम ऊर्जा लगे, कुछ ही समय आपको कुछ ही आपके हाथ पैर सिर्फ हाथ पैर में से सिर्फ हाथ काम करे, या तो इस तरह से बात हो जाती है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल की बात कर लेते हैं। पकड़ना, जब आप कोई चीज़ पकड़ते हैं तो सिर्फ उंगलियों का काम करते हैं, तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हो गया। लिखना, इसमें भी सिर्फ उंगलियों का। चित्र बनाना, इसमें भी सिर्फ उंगलियों का। तो उपयुक्त सभी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल तीनों हैं, ठीक है ना, यहाँ पे तीनों हैं। यहीं पे अगर होता भागना, दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, तो ये क्या है, स्थूल क्रियात्मक कौशल हो जाती है, क्योंकि आप भागेंगे तो आपका पूरा शरीर काम करेगा, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। बिल्कुल। संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किया। किसने किया संवेगों के नियंत्रण की विधि को? रूसो, मॉन्टेसरी, दोनों और कोई नहीं। 25 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो रूसो हैं इन्होंने जो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किया है। किसका? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किया है, ठीक ना। बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में? कब बच्चों में ये फील बच्चे करते हैं या ये महसूस करते हैं कि इसने मेरी सामान ले ली और इसके पास ये सामान नहीं होनी चाहिए, अगर उसके पास है तो मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसकी शुरुआत कब होती है? 1 से 1.5 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या 3 से 4 वर्ष। तो देखिए, 26 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो 1.5 से 2 वर्ष में की अवस्था में ये ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है बच्चों में। बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। जो संवेग हैं, गुस्सा आना, प्रेम आना और उत्सुक हो जाना, ये सारे संवेग किससे संबंधित हैं? ठीक है, मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त तथा अमूर्त दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, 27 के सही ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो जो मूर्त वस्तुएं हैं, जो आपको दिखाई देती हैं, उन्हीं चीज़ों पे आपका संवेग होता है। जैसे आप ब्रह्मांड को पाना नहीं चाहते, जो चीज़ आपको दिखाई देगी। अब मंगल ग्रह तक लोग जाना इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है कि जाना चाहिए, ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो उसको जानते हैं। अगर मंगल ग्रह नहीं दिखाई देता, मूर्त मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, तो आप उससे संबंधित आपको संवेग भी नहीं होता, आपकी इच्छा भी नहीं होती, आप उत्सुक भी नहीं होते वहाँ जाने के लिए। तो सिर्फ मूर्त वस्तुओं से ही संवेग संबंधित होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो चीज़ें नहीं दिखाई देती, उन चीज़ों को लेके हम उतने उत्सुक नहीं हैं, उसको पाने की कोशिश हमें नहीं है, या नहीं हम चाहते कि वो चीज़ें हमें मिले, तो संवेग नहीं उससे होता है। ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है, हमारा या और किसी का नहीं। तो मनोवैज्ञानिक ऐसा समझते हैं, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? जानवर, व्यक्ति, विद्यालय, काल्पनिक संभावना। तो 28 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सबसे भय जो होता है, अधिक भय, वो काल्पनिक संभावना होता है कि क्या होगा, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अगर फेल हो जाता हूँ तो ना, क्या होगा अगर कोई ऐसी चीज़ें जो माता पिता नहीं जानते, अगर माता पिता जान जाएं तो है। तो ये काल्पनिक संभावना का सबसे ज़्यादा भय होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में कौन सा संवेग तीव्रतर होता है? क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम, वश नहीं। तो जब
बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। 29 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो प्रेमवश स्नेह इनमें ज़्यादा होता है। और किशोरावस्था को तनाव की अवस्था भी कहा जाता है, तूफान की अवस्था कहा जाता है। ये सारी चीज़ें इन पे हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो फिलहाल आज के प्रश्न की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 29 और यहाँ पे लास्ट है 30 वाला क्वेश्चन है। बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव है जब बच्चे कब बोल सकते हैं? स्वर यंत्र परिपक्व हो, प्रेरणा मिले, अनुकरण का मौका मिले। तो देखिए उपयुक्त सभी 30 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो बिल्कुल तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अगर बच्चा बोलने में योग्य तब होगा जब उसके स्वर यंत्र यानी कि जो वो बोल रहा है यानी कि उसकी जीभ, उसके होठ, उसके जो स्वर यंत्र है, उसके गले का जो भाग है वो बढ़िया हो तो बच्चा बोल पाएगा। प्रेरणा कहीं से मिलेगी, बच्चा कहीं से सुनेगा तब तो सीखेगा, यानी कि अनुकरण जो है वो। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अनुकरण अगर बच्चा नहीं करता है तो बच्चा नहीं बोल पाएगा और नहीं कुछ चीज़ें सीख पाएगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये क्लास और आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।